गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? कैसे हैं सब बच्चे? ठीक है, क्लास का लिंक शेयर करना आता है किसी को तो कर दें। बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जल्दी से लिंक शेयर कर दें ताकि बच्चे आ जाएं क्लास में और हम आगे स्टार्ट करें अपने सेशन को जल्दी से, टाइम बिना वेस्ट किए। ओके। तो तब तक मैं आपके लिए निकालती हूँ जो आपको पढ़ाना है। तो आपकी क्लास का टाइम चेंज हो चुका है, आपको पता चला या नहीं? ये क्या हो गया? व्हाट्सएप क्यों खुल गया? सुनील प्रभा, गुड मॉर्निंग। सुनील प्रभा, आप क्लास में नए हैं आज, है ना? तो स्वागत है सब नए बच्चों का क्लास में। जितने भी नए बच्चों ने ज्वाइन किया है सबको वेलकम। फिलर फॉर्म पे आपका स्वागत है और आज की क्लास में भी आपका स्वागत है। नहीं? अच्छा, न्यू स्टूडेंट नहीं है आज। मैंने लाइव क्लास में आपको पहली बार देखा, हो सकता है आप रिकॉर्डेड देखते हो फिर, है ना? या फिर कमेंट आ जाया होगा आपका। धर्मू, गुड मॉर्निंग। कमेंट मैंने आज ही देखा है ना आपका, इसलिए। तो बहुत से नए बच्चों ने ज्वाइन भी किया है। तो जिन भी बच्चों ने ज्वाइन किया है नया, उन सबका स्वागत है क्लास में। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड देखते हैं, जो नहीं देख पाते हैं लाइव क्लासेस को। तो जो रिकॉर्डेड देखेंगे उनका भी स्वागत है। ओके। तो हम शुरू करते हैं। और क्लास का टाइम आपका चेंज हो गया है, अभी बताती हूँ। अभी सब बताते हैं हम आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ से शुरू करती हूँ। आई एम न्यू मैम। हाँ सुनील, मैं यही बात कर रही हूँ कि आप नए हैं। मैं कल लेट ज्वाइन किया किया थी मैम, पीछे का तो मैं रिकॉर्डेड देख लूंगी। श्वेता, कल लेट ज्वाइन किया था आपने। ओके। ओके, कोई बात नहीं। जिसका भी छूट गया है पीछे, आप देख लेना रिकॉर्डेड। ठीक ठीक है। 3 जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं यूट्यूब पर। 3 जुलाई से। और 3 जुलाई से जितने भी क्लासेस हमारी अभी तक हुई हैं वो आपको देख लेनी है। ठीक है, वो सब फिलर फॉर्म की यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। लाइव में जाना, लाइव सेशन में, और वहां पर आपको टाइम चेंज। टाइम क्या हुआ मैम? आपको बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ना, क्या टाइम चेंज हुआ होगा, है ना? अभी मैं थोड़ा सा और एक्साइटेड हो लो भाई। तो बताती हूँ, है ना? थोड़ा और वेट कर लो। तब तक मैं आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देती हूँ। जो भी लाइव क्लास देखेगा यूट्यूब पर, लाइव क्लास के डिस्क्रिप्शन में मोर के ऑप्शन में जाना है, नीचे स्क्रॉल करके। हिंदी का हिंदी का 7 PM। 7 PM तो आपकी फर्स्ट पेपर की क्लास है। मुझे कल पता चला कि फर्स्ट पेपर की क्लास का यूट्यूब का टाइम अलग है और ऐप का टाइम अलग है। तो ऐप पर 7 बजे होती है और यूट्यूब पर 9 बजे होती है ना? तो इस वजह से 7 बजे टाइम नहीं है। तो आप अभी गैस कर लो कब का टाइम है ना? तो हिंदी का जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको ज्वाइन करना है। ओके। हिंदी का टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। और वहां पर आपको मैंने बहुत सारी पीडीएफ, मतलब बहुत सारी तो नहीं दी है,
3-4 पीडीएफ वहां पर पड़ी है अभी, और आपको रोज मतलब देती रहूंगी मैं। मैंने क्विज के लिए भी कहा था, कल मैं भूल गई थी वैसे, 5 PM नहीं है। क्विज के लिए कहा था मैंने आपको, मैं कल भूल गई थी। क्विज मैं वहां पे आपको खुद ही करवाऊंगी, है ना। टेलीग्राम पर मैं खुद आपको क्विज करवाऊंगी। जितना हम कंप्लीट कर लेंगे ना अपना सिलेबस साथ में, हम मैं आपको रिवीजन साथ 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 टेलीग्राम पे करवाती जाऊंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, टेलीग्राम चैनल सबने ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लाइव क्लासेस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और सभी वहां से ज्वाइन कर लें उसको, ठीक है। और ये मेरा कोड है, अगर किसी ने भी नया कोर्स ज्वाइन करना है, या फिर आपके किसी दोस्त ने, किसी मित्र ने, किसी सहयोगी, किसी सज्जन ने ज्वाइन करना है, तो प्लीज मेरा कोड उन्हें बता दीजिएगा, सरोज 10, ठीक है। सरोज 10 मेरा कोड है, और इसको अप्लाई करके आपको अपनी फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और आपको पता है हमारी फीस जो चल रही है इन दिनों में फिलर फॉर्म पर, वो है एक फर्स्ट पेपर की 1999, और सेकंड पेपर की भी है 1999। और अगर दोनों को मिला के हम देखें तो ये बनती है 2000, 2999 है ना दोनों पेपर की। तो यहाँ पे आपको 4000 5000 नहीं ली जा रही, 2999 है ओनली, ठीक है। दोनों पेपर को मिलाकर 2999 दोनों पेपर की। तो आप जल्दी से अपने दोस्तों को बताएं कि फिलर फॉर्म ज्वाइन करें, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और हमारा बैच भी नया स्टार्ट हो चुका है, दिसंबर के लिए हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। मैम जीएसटी भी लगा था, जीएसटी भी अब जरूरी है ना श्वेता, तो फिर जीएसटी तो लगता ही है, हर हर जगह लगता है ना। तो जीएसटी का अलग से था क्या श्वेता? ओके, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप का नंबर, ठीक है, इसको आप अपने पास सेव कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप अपनी क्यूरीज बता सकते हैं, आपको फीडबैक देना है क्लास से रिलेटेड, तो वो भी आप दे सकते हैं। मेरे बारे में आप बता सकते हैं, मेरा पढ़ाना आपको बुरा लगता है, अच्छा लगता है, वो सब आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। और आप सर से बात भी कर सकते हैं, तो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके रिगार्डिंग। फिलर फॉर्म की ऐप को आपने इंस्टॉल किया हुआ है, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। आगे चलते हैं, फिलर फॉर्म की वेबसाइट भी आप कभी कभी विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर लिखा है कि जिसने भी खुद को सर्च किया है, खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है, तो यानी कि खुद को खर्च करना पड़ेगा आपको। गुड मॉर्निंग पूनम। खुद खुद को आपको खर्च करना पड़ेगा, तभी आपको दुनिया गूगल पे सर्च करेगी, ठीक है। तो दुनिया गूगल पे किसको सर्च करती है? जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। तो आपको महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद को खर्च करना पड़ेगा, दैट्स इट, सिंपल। मैम टेलीग्राम पे हिंदी वाला लिंक नहीं हो रहा है। पूनम मैं क्या कहूँ अब। मैम मैं पेपर 1 भी साथ में लेना चाहती हूँ, कैसे करूं? ओके, सुनील, सुनील प्रभा, फर्स्ट पेपर भी आपको आपको अलग से ना फर्स्ट पेपर का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। ऐप पर ही ज्वाइन का ऑप्शन आएगा आपका, ज्वाइन का, या फिर कोई भी मतलब कोर्स को ज्वाइन करने का ऑप्शन कोई कोई भी होगा। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि वहां ज्वाइन का ही है, तो ज्वाइन करने के लिए कोई भी ऑप्शन होगा वहां पर, ठीक है। लिंक नहीं हो रहा, ज्वाइन नहीं हो पा रहा, यूट्यूब से किया था। अच्छा, मैं क्या करूं अब? करती हूँ बात इस विषय में, ठीक है। टेक्निकल टीम से बात करती हूँ, क्या इश्यू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो देख लेंगे, ठीक है। तो सुनील प्रभा, जो फर्स्ट पेपर की बात है, तो आपको क्या करना है वहां पर? ज्वाइन कोर्स करने के लिए आपके पास फर्स्ट पेपर के लिए पेपर वन वहां पर लिखा होगा, तो पेपर 1 के लिए आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो मेरा कोड जरूर अप्लाई कर लेना, ठीक है, सरोज 10 SAROJ। यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। SAROJ कैपिटल लेटर्स में लिखना है, 10% डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो पेपर 1 ज्वाइन करने के लिए आपको ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, तो आप कर लेना, ठीक है। दोनों पेपर कर लोगे तो अच्छा है, आपके लिए फायदा है, आपका टाइम बचा रहेगा, तैयारी साथ साथ होती रहेगी, है ना। डायरेक्ट सर्च भी करके ज्वाइन कर सकती हैं आप पूनम जी, मैंने भी ऐसे ही किया। ओके, गुड गुड गुड।
तो क्या क्या किया था आपने श्वेता, वो भी आप बता दो कि क्या आपने लिखा था, कैसे आपने सर्च किया, तो वो भी आप बच्चों को बता दो तो औरों की हेल्प हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो सुनील प्रभा आपको समझ आ गया होगा। और किसी का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समझ नहीं आ रही कोई बात, तो आप बता सकते हैं मुझे, अभी पूछ सकते हैं। फिर हम यहां से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे आज, और एक जबरदस्त मोटिवेशन के साथ। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन की हमें जरूरत रहती है ना लाइफ में, और हमेशा ही रहती है, हमेशा ही रहती है ना मोटिवेशन की जरूरत। तो इसलिए खुद को थोड़ा थोड़ा मोटिवेट भी करना जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए। तो पॉजिटिविटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नेगेटिव हुए तो नेगेटिविटी किसी काम की नहीं आती, हमें ले डूबती है। मैम आप शाम को 7 बजे क्लास ले रहे हैं, ले रहे थे। ओके, क्लास का टाइम नहीं बताया मैंने, है ना। क्लास का टाइम बता देते हैं। अच्छा, अंकिता से वेट नहीं हो रहा, मुझे पता था अंकिता वेट नहीं कर पा रही। अंकिता और ममता से वेट नहीं हो रहा होगा, बाकी तो कर ही रहे होंगे, है ना। बाकी तो धीरज धर के बैठे होंगे। ओके, टाइम है क्लास का आपका 6 बजे से 7 बजे तक, 6 से 7। ठीक है, एक्चुअली फर्स्ट पेपर की क्लास थी 7 बजे, आपने कहा था, तो मुझे लगा कि फर्स्ट पेपर की क्लास तो रात को 9 बजे होती है। पर फर्स्ट पेपर की क्लास का यूट्यूब का टाइम अलग है और ऐप का टाइम अलग है। तो अब हमारा जो प्लस वाली क्लास होगी वो होगी हमारी 6 से 7, 6 से 7 शाम को। ठीक है, शाम 6 से 7। फिलर फॉर्म यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर बैच, ये डालना, फिर एक बार अंदर की चैट देखकर कंफर्म कर लेना कि सही ग्रुप है। हाँ, ये बात सही है। फिलर फॉर्म यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर बैच, ये अच्छा है। ओके, ओ मैम थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे मुझे ना आप दोनों का ज्यादा डर था वैसे ही, कि आप लोग बोलोगे कि मैम आप, हमने आपको 7 बजे बोला था और आपने 6 बजे टाइम कर दिया। तो ठीक है, आप लोग खुश हैं तो अच्छी बात है। बाकी सारे बच्चे खुश हैं इस टाइम से ना, सेटिस्फाई हैं। ग्रुप तो है यूजीसी का, ज्वाइन कर लिया। यूजीसी का ग्रुप नहीं, फिलर फॉर्म का आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। हिंदी का ग्रुप नहीं आ रहा है। फिलर फॉर्म लिखना है ना आपको वहां पे पूनम, फिलर फॉर्म लिख देना, यूजीसी नेट हिंदी फिलर फॉर्म ऐसे करके लिख लेना, हो सकता है आ जाए। और यूट्यूब का टाइम, यस यूट्यूब का टाइम वही है, सुबह 10 बजे से 10 बजे से 11 बजे तक। ये मंडे और ट्यूसडे दो ही दिन क्लास होगी आपकी, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आप मंडे ट्यूसडे यूट्यूब पे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। अब मुझे आप लोगों से ज्यादा पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यूट्यूब यूट्यूब के बच्चों का हमें उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने प्लस ज्वाइन किया है, आपने पैसे दिए, फीस भरी है, तो मुझे पहले आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे निभानी है। तो आपको क्या करना है, पहले मुझे ये बताइए कि आप यूट्यूब वाली क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सुबह 10 से 11, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मैं वहां पर वही टॉपिक पढ़ाऊंगी जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। और अगर आप कर सकते हैं तो फिर कोर्स को हम लगातार यूट्यूब पे और यहाँ पर सेम ही रखेंगे। 10 o'clock सही है। ओके, सुबह की बात है श्वेता, ये सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। मॉर्निंग में हमारी क्लास 10 से 11। अब आप मुझे बताइए कि आप कंफर्टेबल हैं 10 से 11 मंडे ट्यूसडे की क्लास के लिए, या फिर मैं वहां पर वही टॉपिक पढ़ाऊं जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा चुकी होती हूँ। यस मैम, ओके। तो बताइए मुझे, मैंने यही सोचा था आज कि अगर आप लोगों को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम है तो मैं ऐसे ही करूंगी कि जो यहाँ पे मैंने पढ़ाया वही मैं यूट्यूब पे पढ़ा दूंगी। आपने तो वो पहले ही पढ़ा होगा, आपको टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। तो अगर आप कर सकते हो ज्वाइन तो हम अपना पूरा लगातार कोर्स जो यहाँ पे चल रहा है वही हम वहां करते रहेंगे कंटिन्यू आगे। तो इन दोनों में से जो आपको सही लग रहा है वो आपको मुझे बताना है। क्लास का टाइम हमारा यही रहेगा, शाम 6 बजे से 7 बजे तक, ठीक है। और ये हमारा है बुधवार, है ना, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। 4 दिन आपको यहाँ पर क्लास मिलेगी, 4 दिन, ठीक है। ये है ऐप क्लास प्लस वाले बच्चों के लिए।
और ये है यूट्यूब क्लास, ये आपको मिलेगी सिर्फ मंडे और ट्यूसडे, 2 दिन। 10 से 11 रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। नहीं मैम, आपने बढ़िया आगे बढ़िए। अच्छा, आगे करवाऊं? फिर कोई दिक्कत नहीं है ना किसी भी बच्चे को? जितने बच्चे हैं यार सब बताओ, फिर बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को, है ना? सभी बोलो। मैं एक दो से नहीं पूछ रही हूँ, सिर्फ 3-4 बच्चों से नहीं पूछ रही, जितने भी बच्चे क्लास में हैं मैं सबसे पूछ रही हूँ। ठीक है? आपने प्लस ज्वाइन किया है, आपने फीस भरी है, पैसे खर्च किए हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपका हक बनता है ना? हक बनता है आपका, आप बोल सकते हैं। तो आप सारे बच्चे बोलो, मैं सिर्फ एक दो से नहीं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, सभी बोलो। सबको कंफर्टेबल है मैं आगे पढ़ाऊं, या फिर मैं यूट्यूब पे वही पढ़ाऊं जो मैंने आपको पढ़ाया है? और अगर आप चाहते हैं तो मैं आगे पढ़ा सकती हूँ। अगर मैं आगे पढ़ाऊंगी तो हमारा ये होगा कि टाइम बचेगा, है ना? जब हमारा टाइम बचेगा तो फिर हम क्या करेंगे, क्या हो सकता है फिर हमारा? ज्यादा पढ़ सकते हैं, ज्यादा बुक्स पढ़ सकते हैं हम, है ना? क्योंकि बुक्स आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई भी नहीं पढ़ाता बुक्स। लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट कंटेंट लेकर आते हैं, शॉर्ट मतलब वन लाइनर बिल्कुल, और ये बोलते हैं कि जेआरएफ ही तो करना है, कौन सा बड़ा तुमने तीर मारना है। ठीक है, ये मैंने खुद बोलते हुए सुना है टीचर्स को कि तुमने जेआरएफ ही तो करना है, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बोलते डीपली, ये बोलते हैं वो, ज्यादा डीपली घुसने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ाएं। हम्म। ओके। तो वो वन लाइनर पढ़ाते हैं और सिर्फ जेआरएफ के लिए, लेकिन मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी परफेक्ट बनाएगा, वो आपको पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी, और जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, टीजीटी पीजीटी है और DSSS है, और जितने भी और एग्जाम हैं आपके स्टेट लेवल के हैं, जो सेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो सारे एग्जाम एक ही इसमें कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है? तो इसीलिए मैं बुक्स पढ़ाने में ज्यादा विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी यही सीखा है और मैंने खुद भी बुक्स पढ़ी हैं। ठीक है, मेरे टीचरों ने मुझे खुद बुक्स पढ़ाई है और उन्होंने मुझे सिखाया है कि बुक्स कैसे पढ़ना है। तो अब आप देख लो कि आप क्या चाहते हैं। टाइम और कोई रख लीजिए। देखो, अब मैं ये टाइम चेंज नहीं कर सकती हूँ, अब कोई भी टाइम चेंज नहीं हो सकता है। अब ये लास्ट बार था और ये आप लोगों की डिमांड पे ही हुआ है। और क्योंकि मैंने तो सर से बात की थी तो सर ने टाइम मना कर दिया था मुझे डायरेक्ट कि ये नहीं नहीं होगा चेंज। 10:30 से कंप्यूटर कोचिंग है। तो आप रिकॉर्डेड देख लेना पूनम फिर, ठीक है? तो सर ने मुझे डायरेक्ट बोल दिया था, लेकिन ये आप लोगों की डिमांड थी, आप लोगों की डिमांड पे ही ये चेंज हुआ है टाइम, नहीं तो नहीं होता। आपका फैसला बेस्ट है, ओके। तो मतलब आप सारे एग्री हैं कि हम आगे चलते रहें, अपना कोर्स कंटिन्यू करते रहें, है ना? जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उससे आगे हम यूट्यूब पे पढ़ें। जिसकी क्लास मिस हो जाती है, रिकॉर्डेड वही ऐप पर होती है, आप आराम से देख सकते हो। यूट्यूब पर क्लास होती है रिकॉर्डेड, ऐप पर भी आपको क्लास रिकॉर्डेड मिल जाती है। कल मैंने क्लास के नोट्स यहाँ पर डाल दिए थे, आपको मिल गए थे ना सबको? अनाउंसमेंट में कर नहीं पाई थी, बिजी थी थोड़ा। तो क्लास नोट्स जो हमने जितना अब तक पढ़ लिया है वो सब मैंने अपलोड कर दिया हुआ है यूनिट 2 के उससे, यूनिट 2 के लिहाज से। ठीक है? क्योंकि यूनिट 2 में आपका ये सारा शुक्ल वाला जो बुक है, आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल, ये सारा ये यूनिट 2 का हिस्सा है। ठीक है? तो फिर मोटिवेशन के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं अब जल्दी से, है ना? अगर आपकी कोई सवाल है, कुछ पूछना है, कुछ और क्लियर करना है, कुछ बात करनी है, तो आप जल्दी से बोलें, फिर हम आगे चलेंगे। मैम मंडे एंड ट्यूसडे को 10 AM से 11 AM होगी क्लास यूट्यूब पर। हाँ अंकिता, मंडे ट्यूसडे को सुबह 10 बजे ही होगी, क्योंकि वो वाला टाइम चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि प्लस के बच्चों के लिए टाइम चेंज किया गया है, यूट्यूब के बच्चों के लिए नहीं किया गया है। ठीक है? आप लोगों के लिए टाइम चेंज किया गया है जिन्होंने पैसे खर्च किए हैं, फीस भरी है। और यूट्यूब पे तो कभी भी कोई भी देख लेगा, है ना? तो उनके लिए टाइम चेंज नहीं है, उनके लिए वही टाइम है, 10 से 11 सुबह मॉर्निंग में। तो वो आप लोगों ने डिमांड किया था, आप लोगों ने सर को बोला कि सर हमारा टाइम चेंज कर दो, क्योंकि मेरे बोलने से तो सर ने नहीं किया। क्योंकि सर ने पहले ही मुझे बोल दिया था, हम सबको बोल दिया था कि टाइम चेंज नहीं होगा, जो टाइम एक बार फिक्स हो गया फिक्स हो गया। तो कल आप लोगों की डिमांड की वजह से ही सर ने खुद ही मुझे कॉल करके कहा कि आपने टाइम चेंज करना है तो क्या रखना है। तो मैंने कहा कि 7 से 8, मैंने मेरी बच्चों से बात हुई है,
तो सर ने मुझे बताया कि फर्स्ट पेपर की क्लास है, तो मुझे ये पता नहीं था कि ऐप ऐप का और यूट्यूब का टाइम अलग है। तो फिर सर ने कहा कि आप 6 से 7 रख लो फिर, क्योंकि 7 से 8 तो आपकी यूट्यूब फर्स्ट पेपर की क्लास है ना। ठीक है। तो अभी आप तैयार है ना पढ़ाई करने के लिए? अब हम आगे चलते हैं। ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है? माना मुश्किलों के साथ चलना थोड़ा भारी रहेगा, पर सफर मेरा हमेशा जारी रहेगा। अब मुश्किलें तो जिंदगी में आती जाती रहती हैं, है ना। बचपन से लेकर आपने मुश्किलें देखी होंगी, कठिनाइयां देखी होंगी। कठिनाइयां तो आती जाती रहती हैं, मुश्किलें आसान भी हो जाती हैं और हम सफल भी हो जाते हैं, है ना। तो मुश्किलों के साथ चलना थोड़ा सा भारी है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है कि आप उसको उठा ही नहीं सकते हैं, चल ही नहीं सकते हैं। थोड़ा सा भारी है, लेकिन सफर क्या, हमेशा जारी रखना है अपना। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अकना नहीं है, तंग नहीं आ जाना है। क्या करना है? हमेशा चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। जब आप चलते रहेंगे तो एक ना एक दिन मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे ना। एक कहावत है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। तो वो बूंद 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 टपकती रहती है, इसीलिए तो घड़ा भर जाता है ना। बूंद बूंद जब टपकती रहती है तभी तो घड़ा भर जाता है। अगर नहीं टपकती रहती, निरंतर नहीं निकलती रहती, टपकती रहती, तो घड़ा कैसे भरता? तो निरंतरता, कंटिन्यूटी आपको बना के रखनी है। ओके। तो माना कि मुश्किलों के साथ चलना थोड़ा भारी रहेगा, पर सफर मेरा हमेशा जारी रहेगा। तो सफर को जारी रखते हुए हम क्या करते हैं? अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा प्रकरण 2, अपभ्रंश काव्य। जब से प्रकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। अब देखो, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिन बच्चों ने नहीं क्लास देखी है वो आप देख लें, क्योंकि आपका ही नुकसान है अगर आपने पीछे वाला नहीं देखा, आगे वाला समझ नहीं आएगा। ठीक है। तो जिन्होंने क्लास नहीं देखी है, पिछली क्लास पहले देख के आए, मतलब अभी अभी नहीं, क्लास के बाद देख लेना। स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ आता है स्पीड बढ़ा के तो आप उसको, जितना भी आपको समझ आता है उतनी स्पीड रख के आप अपनी क्लास को देख सकते हैं, और जल्दी से कवर करके आप आ जाएं आगे। क्योंकि अभी हमने अभी स्टार्ट किया है, वैसे 3 जुलाई से हमारी क्लासेस जो यूट्यूब पर मिलेंगी। ठीक है। तो वो आप सारी क्लासेस देख लेना, जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया है, जिनको नहीं पता है। और यहाँ पर भी 10 तारीख से क्लासेस चल रही हैं। ठीक है। तो 10 जुलाई से यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। अभी 5 ही दिन, 5वां दिन है आज, 15 जुलाई है, तो 5 ही दिन हुए हैं। ठीक है, 5वां दिन है आज। तो पीछे जो 4 दिनों की बैक क्लासेस हैं उनको आप जाके देख लें, तब आपको आगे का समझ आएगा, जब आपको पीछे का समझ आया होगा। तो अपनी कॉपी पेन जल्दी से निकालें, जो चीजें मैं आपको बताऊंगी नोट करना है। बुक है आपके पास, ये हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, तो आप बुक वो निकाल सकते हैं। और जो मैं आपको चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगी उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जो आपको समझ नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। जब से प्रकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ये वाली पंक्ति जो है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर यहाँ पर हो गया है। तो प्रकृत बोलचाल की भाषा नहीं रह गई, अब कौन सी भाषा बोलचाल में आ गई? अपभ्रंश। ठीक है। प्रकृत जो है वो क्या हो गई, मतलब थोड़ी पुरानी हो गई। और अपभ्रंश मतलब प्रकृत का जो, अपभ्रंश क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप ना। अब जो प्राकृत भाषा है, जो नेचुरल लैंग्वेज है, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो प्राकृत, प्राकृत का मतलब नेचुरल, प्रकृति नेचर होता है ना, तो नेचुरल प्राकृत। ठीक है। तो जो प्राकृत भाषा है वो क्या हो गया, उसका रूप बिगड़ गया आगे जाकर। तो जब रूप बिगड़ गया तो प्राकृत जो है वो बोलचाल की भाषा नहीं रह गई, है ना। क्यों? क्योंकि उसका रूप बिगड़ चुका था। प्रकरण 1 में पढ़ाए थे ये आपने। हाँ जी, ये प्रकरण 1 में ही भी है ये पंक्ति। ठीक है, मतलब थोड़ा शब्दों के हेरफेर के साथ है। तो क्या बता रहे हैं कि जब प्रकृत बोलचाल की भाषा नहीं रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव हमें समझना चाहिए। आविर्भाव मतलब की उत्पत्ति, है ना, उत्थान। तो अपभ्रंश साहित्य कब से शुरू हुआ? जब प्रकृत की समाप्ति हो गई। अब जब कोई भाषा खत्म होती है, मान लो कोई नई भाषा शुरू होती है, तो कोई कोई नई भाषा शुरू होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि
जो पुरानी भाषा थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ऐसा नहीं होता है, वो भी चलती है, ये भी चलती है, बस यहाँ जैसे इनका मिलन हो जाता है दोनों का। ठीक है, तो कोई कोई भी भाषा जो पूरी तरह से खत्म नहीं होती है, धीरे धीरे वो चेंज होती है बस। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रकृत जब बोलचाल की भाषा नहीं रहेगी तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। जैसे पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। तो गाथा कहने से गाथाएं जो है वो प्रकृत में गाई जाती थी, मतलब इस तरह से याद कर लेना। और जो दोहे थे वो अपभ्रंश में। ठीक है, आगे है इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में, इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति, इसको नोट कर लेना साथ में। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति श्रृंगार वीर आदि की कविताएं चली ही आती थी। ये हमने पढ़ तो नहीं लिया है, वेट वेट वेट, पढ़ा नहीं है ना अभी हमने ये, या कल की क्लास में तो नहीं पढ़ लिया था, मुझे बताओ थोड़ा। नहीं पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है, पर ऐसा थोड़ा थोड़ा हमने कहीं पढ़ा है, सेम सेम। सेम होगा प्रकरण 1 में। पहली लाइन सेम है और बीच में भी सेम है, नीति श्रृंगार फुटकर, यहां से मुझे याद आया। तो वही है पीछे के जैसा, यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, ये वाली पंक्ति भी मिलती जुलती है। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति श्रृंगार वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। ये देखो हमने ये पीछे पढ़ लिया था ना, पीछे भी है ऐसा ही, लेकिन सेम टू सेम नहीं है, नहीं पढ़ा था, इसी से मिलती जुलती पंक्ति है बस। ओके, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। उसके बाद प्रकृति से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया। अब जो प्रकृति से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, प्रकृति से जो बिगड़ा वो क्या कहलाया, अपभ्रंश। और बोलचाल की भाषा ने कौन सा ग्रहण कर लिया रूप, बिगड़ा हुआ रूप, है ना। मैंने कल भी आपको बताया था कि जब कोई भी कोई शब्द हम बोलते हैं तो वो धीरे धीरे घिसता चला जाता है और वो अलग ही उच्चारण में अलग ही आ जाता है वो, है ना, अलग से लोग उसको उच्चारित करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, तो चेंज हो जाता है उसमें। यहाँ पे कहा है कि वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया, क्योंकि भाषा जो है वो भाषा जो है चेंज होती रहती है, तो जो पुराना रूप है वो पुराना पड़ता जाता है और नया 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 आता जाता है। ठीक है, और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। काव्य रचना के लिए रूढ़ का मतलब क्या हो गया कि वो काव्य रचना के लिए, मतलब जैसे रूढ़ का मतलब हुआ, एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई नायिका है ना, कोई कोई नायिका है, सुंदर सी, सुंदर सुंदर बालों वाली, और उसको उसका प्रेमी उसका प्रेमी उसको कहता है कि तुम्हारा चांद सा मुखड़ा है ना, कहाँ कहाँ होगा आपको भी किसी ने और आपने भी किसी को, है ना। तो नहीं भी कहा होगा तो फिल्मों में सुना होगा आपने, ठीक है, सीरियल्स में सुना होगा। अब आप मुझ पे गुस्सा ना हो जाएं कि हाँ हमने नहीं कहा किसी को। तो क्या है, चांद सा मुखड़ा, है ना, गाने भी बहुत आते हैं इस पे, बहुत गाने बने होते हैं, चांद सा मुखड़ा। वैसे ये इतनी सुंदर तो नहीं है कि चांद के जैसे दिखे, लेकिन मतलब जो मैंने बनाई है, पर एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो आपने सुना होगा चांद सा मुखड़ा, तो ये क्या है, ये रूढ़ हो गया, ये वाला शब्द जो है रूढ़ हो गया है। चांद शब्द और चांद सा मुखड़ा, ये शब्द रूढ़ हो गया है किसके लिए, कि नायिका की सुंदरता का वर्णन करना है हमें, है ना। तो कोई भी इस डायलॉग को बोल के चला जाता है, मतलब एक डायलॉग बन जाता है वो, तो वो एक प्रचलित शब्द हो जाता है कि उसी को लोग यूज करते हैं, उसी को लोग यूज करते हैं, उसी को लोग यूज करते हैं, है ना। हम एक पढ़ते हैं ना, वो कलगी बाजरे की कविता पढ़ाई थी ना मैंने आपको पिछले बैच में, कलगी बाजरे की। तो उसमें क्या बोलता है वो, ये उपमान मैले हो गए, है ना, देवता भी इन उपमानों की कर गए हैं कुछ। अब मैं तुम्हें क्या कहता, चंपे की कली नहीं कहता, बाजरे की कली, मतलब बाजरे की कली कहते हैं उनको, है ना, अपनी प्रेमिका को एक नया मतलब वो रूप देते हैं और एक नई तरह से वो तारीफ करते हैं अपनी प्रेमिका की। ये मैंने आपको कविता पढ़ाई थी, जब पढ़ेंगे फिर बात करेंगे इसके ऊपर। तो यहां पर क्या है कि
जो चांद सा मुखड़ा है ये रूढ़ हो गया शब्द, इसको बोलेंगे हम रूढ़, पुराना हो गया और इसी को लोग यूज करते जाते और सदियों से यूज हो रहा है। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, पुराने गानों में, पुराने सीरियल्स में, और ये मतलब दुनिया में सभी लोग इस शब्द को यूज करते हैं। तो ये शब्द क्या हो गया, रूढ़ हो गया है। मैंने रूढ़ शब्द समझाने के लिए आपको ये एग्जाम्पल दिया। तो यहां पर बता रहे हैं कि जो भाषा का जो रूप था, वो जो प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वो आगे चलकर क्या हो गया, पुराना पड़ गया। पुराना पड़ गया ये वाला भी जो उपमान है ना, उपमा देते हैं चांद के साथ जो अपनी प्रेमिका की, ठीक है। तो वो रूप भी अब, वो उपमा भी अब पुरानी पड़ गई है। अब क्या है, नई तरफ, मतलब कुछ नया हो जाए, कुछ नया होना चाहिए। तो वही कल की बाजरे की जो कविता है, अज्ञे की कविता है ये, तो ये अज्ञे भी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सॉरी, अज्ञे को मैंने अक्षय लिख दिया था। अज्ञे क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या नहीं कहता, वो पुराने उपमान नहीं देता मैं तुम्हें कि चांद सा मुखड़ा है तुम्हारा, है ना। इन्होंने नया रूप दिया है, तुम बाजरे की कली जैसी दिखती हो, ठीक है। तो कुछ नया मतलब करना है अगर, तो वो जो पुरानी रूढ़ियां है उसको खत्म करना पड़ेगा, जो पुराना है उसको खत्म करना पड़ेगा। तो वैसे ही ये रूप, जो पुराना रूप था भाषा का, पुराना पड़ गया। अब काव्य रचना के लिए वो रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। अब जो प्राकृत से बिगड़ा हुआ रूप था वो हो गया पुराना। अब नया नाम क्या मिला इसको, अपभ्रंश। अब कौन सा साहित्य शुरू हो गया, अपभ्रंश साहित्य शुरू हो गया। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वो भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब तक बोली जा रही थी, बोलचाल में थी, तब तक क्या, किस नाम से कहला रही थी वो, देश भाषा। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। पहले तो भाषा देखो बोलचाल की होती है ना। पहले तो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है, लोग आपस में बातचीत करते हैं उस भाषा में। मान लो जैसे मैं पहाड़ी एरिया में रहती हूँ, तो पहाड़ी भाषा यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, पहाड़ी भाषा। तो अब अगर मान लो उस भाषा में साहित्य लिखा गया हो, लिखा जाता है पहाड़ी में, बहुत सारा साहित्य है, लेकिन ऐसे ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर उस भाषा में साहित्य लिखा गया तो क्या हो गया, वो उसका उसका नाम चेंज हो गया, है ना, नाम बदल दिया गया, साहित्य की भाषा हो गई वो अब। पहले वो कौन सी भाषा कहला रही थी, देश भाषा कहला रही थी। किस किस भाषा की बात हो रही है यहाँ पर, प्राकृत। प्राकृत से जो रूप बिगड़ा, बोलचाल की भाषा ने उस रूप को ग्रहण किया, अब वो पुराना पड़ गया, रूढ़ हो गया, और उस समय क्या हो गया, अपभ्रंश नाम चला। अब इस पंक्ति को आप भूल जाओगे, उस समय अपभ्रंश नाम चला। सीधा रूढ़ हो गया के बाद आप यहाँ पे आ जाओ, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा कहलाती रही। जब तक वही जो प्राकृत से रूप बिगड़ा था, जब तक वो बोलचाल में थी तब तक क्या कहला रही थी, देश भाषा, देश की भाषा। लेकिन जैसे ही साहित्य उस भाषा में लिखा जाने लगा, साहित्य की रचना उस भाषा में की जाने लगी, तो क्या हो गया, उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यानी कि उसका नाम क्या रख दिया गया, फिर देश भाषा से हटाकर उसका नाम रख दिया अपभ्रंश भाषा। क्या नाम रख दिया, पहले था इसका नाम देश भाषा, या फिर भाषा, या सिंपल भाषा, या फिर देश भाषा। अब किस में कन्वर्ट हो गया ये, नीचे लिखती हूं, अब किस में कन्वर्ट हो गया, अपभ्रंश में, ठीक है। अब अपभ्रंश में कन्वर्ट हो गया, अब इसका नाम रख दिया गया अपभ्रंश। आगे देखते हैं, भरत मुनि का समय विक्रम की तीसरी शताब्दी, इसको आपने समय को याद रखना है, विक्रम की तीसरी शताब्दी, भरत मुनि। भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा। अब इन्होंने क्या किया, अपभ्रंश नाम नहीं दिया, है ना। पहले तो क्या हो गया, साहित्य लिखा जाने लगा तो उसको नाम अपभ्रंश दे दिया गया, पहले उसका नाम भाषा और देश भाषा ही था, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, भरत मुनि ने, इन्होंने बोला मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, तुम क्या करो, तुमने रखा है अपभ्रंश नाम, मुझे इससे क्या लेना देना, है ना। कई बार हम भी आ जाते हैं ऐसी बातों पे, मुझे क्या लेना देना, मैं तो वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। तो भरत मुनि ने भी वही सोचा, जो मुझे अच्छा लगता है मैं भी वही करूंगा, और बाकी लोगों ने अपभ्रंश नाम दिया, मैं क्यों इनके जैसा बनूं, है ना। तो मैं क्यों तुम्हारे जैसा बोलूं, मैं क्यों तुम्हारे जैसा उच्चारण करूं, है ना। तो इससे मुझे याद आया, मेरी दो तीन फ्रेंड्स थी, तो उन्होंने बोला कि हमने कहीं जाना है तो हमसे मतलब सेम सेम कलर के कपड़े पहनते हैं। तो उनमें से एक बोली, मैं क्यों बनूं तुम्हारे जैसी,
मुझे तो अलग पहनना है। तो वही वही बात मुझे याद आ गई, भरत मुनि ने भी क्या कहा कि मैं क्यों तुम्हारे जैसा बनूं भाई, तुमने अपभ्रंश नाम दिया, मैं क्यों दूं अपभ्रंश नाम, है ना। मैं क्या नाम दूंगा, मैं वही रखूंगा जो पहले था। मैं तो अपनी पुरानी परंपरा पे ही जीऊंगा। मैं तो पुराने कपड़े पहन के जाऊंगा घूमने, मुझे नहीं रखना, मुझे नहीं पहनने नए कपड़े, है ना। तो यहां पर क्या क्या था कि अपभ्रंश नाम ना देकर उन्होंने लोक भाषा को देश भाषा ही कहा। अब ये क्या, उस नाम को ही नहीं छोड़ रहे, क्यों बोल रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, देश भाषा ही बोलूंगा, तुमने तुमने बोलना है अपभ्रंश तुम बोलते रहो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने आपको इस तरह से इसको समझाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली पंक्ति। ठीक है, पूछा जाता है कि अब भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम ना देकर क्या कहा, लोक भाषा को क्या कहा। ठीक है, या फिर किसने अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा। तो आपको भरत मुनि का नाम इसके लिए याद रखना है। आगे देखते हैं, वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अब जो वर रुचि थे उन्होंने भी क्या बोला, क्या किया, उन्होंने भी बोला भरत मुनि मैं भी तेरे साथ ही चलता हूं, है ना। क्या करता हूं, मैं भी तेरे साथ ही चलता हूं, मैंने भी अपने ग्रंथ में अपभ्रंश नहीं लिखना। ठीक है, मैंने भी अब मेरी भी दुश्मनी है इससे, मैं भी ये शब्द का यूज ही नहीं करूंगा, जैसे तू चल रहा है वैसे ठीक है हम भी, मैं जिक्र ही नहीं करूंगा इस अपने ग्रंथ में इस शब्द का। ठीक है, तो वर रुचि का ग्रंथ क्या था, प्रकृत प्रकाश, और वर रुचि ने क्या किया, जिक्र ही नहीं किया अपभ्रंश शब्द का। ठीक है, समझ आ गया इतना। आगे चले, अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिससे उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। अब क्या हो गया कि अपभ्रंश नाम सबसे पहले किसने दिया, यहां पर इस बात का वर्णन किया गया है कि किसने सबसे पहले अपभ्रंश नाम दिया और कहां पर सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, हमने देख लिया कि भरत मुनि तो बहुत पुराने हैं, उन्होंने भी अपभ्रंश नाम नहीं दिया। उसके बाद वररुचि है, वररुचि ने भी अपभ्रंश नाम नहीं लिखा है कहीं पर अपने ग्रंथ में। तो उसके बाद हमारे सवाल माइंड में क्या आता है कि फिर कहाँ लिखा हुआ था अपभ्रंश नाम, कैसे पता चला कि अपभ्रंश नाम की भी कोई भाषा है, कौन से ग्रंथ में लिखा गया। तो अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय, ध्यान रखेंगे, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय इंपॉर्टेंट है। वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, शिलालेख का मतलब क्या होता है कि अब तो देखो पेजेस पे लिखी जाती है ना सारे ग्रंथ, वल्लभी के राजा धारसेन, क्या है द्वितीय के शिलालेख में, देखो अब तो जो पेज है, पेपर है, उस पे लिखा जाता है अब सारा साहित्य। लेकिन पहले क्या होता था, पहले पेज पेपर कुछ भी नहीं होता था, तो फिर पहले क्या होता था, शिलाएं होती थी। शिला किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं शिला, शिला होती है एक पत्थर, चट्टान, प्लेन जैसा पत्थर, चट्टान। ठीक है, तो उस पे लिखा होता था। आपने देखा होगा कहीं कहीं जो पुराने टाइम के जो थोड़े महल टाइप जो होते हैं, अगर आप पुरानी चीजों को देखते हैं तो वहां पर आप देखेंगे दीवारों पर पत्थर पत्थर होते हैं, उन पर कुछ कुछ उकेरा होता है, कुछ कुछ चित्र होते हैं, कुछ कुछ लिखा होता है, कोई डेट्स होती हैं, है ना। इस तरह से डेट्स होती हैं कुछ कुछ लिखी हुई, कोई संवत में डेट होती है, कोई सन में डेट होती है, ऐसा देखा है ना आपने। तो वो क्या है, वो पहले क्या होता था कि चट्टान पर, शिला पर लिखा जाता था। प्लेन जो पत्थर होता था उसको एक मतलब पत्थर को एक रूप दे दिया जाता था, ढाल दिया जाता था, उसको आकार दे दिया जाता था और उसके ऊपर लिखा जाता था। ठीक है, तो अब क्या होता है, मतलब उसको कहा जाता था शिलालेख। शिलालेख मतलब शिला पर लिखा गया लेख, पत्थर पर चट्टान पर लिखा गया लेख। तो सबसे पहले क्या है, कहां मिलता है, धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है अपभ्रंश का नाम, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। अब इतना जो ये पूरा पैराग्राफ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम, इतना याद हो गया है ना आपको, ध्यान से पढ़ना है इसको। आगे है, जिससे उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। जिसमें होगा यहाँ पर, जिसमें उसने अपने पिता, अब ये जो शिलालेख था धारसेन द्वितीय का,
इन्होंने क्या क्या किया, उसमें क्या लिखा, इनके जो पिता थे, गुहसेन नाम था उनका, इनके पिता को इन्होंने क्या बोला कि मेरे पिताजी संस्कृत के कवि थे, प्राकृत के कवि थे और अपभ्रंश के भी कवि थे, है ना। हम जैसे हम बचपन में बोलते थे मेरे पापा तो मतलब कुछ भी अगर वो किसी बड़ी पदवी पर हैं तो हम एकदम से बड़े गर्व के साथ बोलते थे कि मेरे पापा इंस्पेक्टर हैं, मेरे पापा पुलिस वाले, मतलब ऐसा करते हैं ना बच्चे, मेरे पापा पुलिस वाले हैं, मेरे पापा आर्मी में है ना, मेरे पापा को इतना ज्ञान है। तो बच्चों का स्कूल में यही होता है, मेरी मम्मी को इतना ज्ञान है, मेरे पापा को इतना ज्ञान है, मेरे पापा को बहुत सारी चीजें पता है, मेरे पापा को मैथ अच्छा है और इंग्लिश अच्छी है, संस्कृत अच्छी है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसे ही इन्होंने भी अपने शिलालेख में लिख दिया कि मेरे पापा को तो संस्कृत भी आती है, प्राकृत भी आती है, अपभ्रंश भी आती है, सारी भाषाएं मेरे पापा को आती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर अपने पिता का जिक्र कर दिया और क्या लिख दिया कि संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश वो तीनों के कवि हैं। समझ आ गया। भामह विक्रम की 9वीं शताब्दी इनका समय है, भामह का। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र के कवि हैं सारे, काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे हम इनको। भामह ने भी तीनों भाषा का उल्लेख किया है। अब भामह ने भी क्या कहा, किनको, जो धारसेन द्वितीय थे उनके पिता ने जिन भाषाओं का उल्लेख किया था, उनके पिता को जिन जिन भाषा का ज्ञान था, इन्होंने भी अपने ग्रंथ में क्या कर दिया, तीनों भाषाओं का उल्लेख कर दिया। तीनों भाषाएं कौन कौन सी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है, इसमें पाली नहीं है, ध्यान रखेंगे, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली नहीं है इसमें, ध्यान से, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश। ओके, वैसे सीक्वेंस क्या चलता है, पाली संस्कृत से शुरू होता है, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ये अगर कभी आपको सीक्वेंस में लगाने को आ जाए, क्रम बिठाने को आ जाए, तो आपको इस तरह से करना है, जिसमें संस्कृत पहले हो वो सही आंसर आपको देखना है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आपको पता ही है। पर इस ग्रंथ में पाली का नाम इस जगह पे जो है, जो इनके पिता थे गुहसेन, इनको पाली की नॉलेज नहीं थी, पाली का जिक्र नहीं किया है, पाली में इन्होंने कोई रचना नहीं लिखी है। किस किस में लिखी है, संस्कृत में, प्राकृत में और अपभ्रंश में। ओके, आगे है, बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। बाण कौन है, बाण भट्ट। ठीक है, बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ किसका उल्लेख किया है, भाषा के कवियों का। इस प्रकार अपभ्रंश या प्रकृताभास, प्रकृताभास मैंने बताया था, जो प्रकृत का आभास देने वाली भाषा है उसको प्रकृताभास कहा जाता है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें कब चलता है, विक्रम की 7वीं शताब्दी। ये वाला जो लेटेस्ट पूछा गया है रिसेंटली ये क्वेश्चन, ध्यान दें कि प्रकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें कब चलता है, ये रिसेंटली पूछा गया है। तो प्रकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें कब चलता है, विक्रम की 7वीं शताब्दी में चलता है। दैट्स इट, इतना आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारा मैं आपको बताती हूँ कि शुक्ल का लाइन बाय लाइन एक एक अक्षर इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में काम आएगा आपको, और असिस्टेंट प्रोफेसर में और जेआरएफ में बहुत ज्यादा काम आएगा, मतलब सारे एग्जाम्स में काम आएगी ये वाली बुक आपको। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के लिए यही बुक है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। आगे, संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। देवसेन जो है ये भी पूछा गया था, देवसेन कौन से धर्म से रिलेटेड थे, तो जैन थे वो, ये पूछा गया था। ठीक है, तो देवसेन जो थे वो जैन थे, जैन ग्रंथकार हुए हैं, जैन कवि हुए हैं, जैन ग्रंथकार या जैन कवि कुछ भी हो सकता है। उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी। श्रावकाचार नाम की पुस्तक कैसे बनाई उन्होंने, दोहों में। तो इनकी रचना है, देवसेन की रचना है श्रावकाचार। संवत है 990 और इसको 57 जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 933 सन में।
933। ठीक है। उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई, ये भी ध्यान रखना है कि दोहों में है ये पुस्तक। अगर आप इसको -57 संवत से सन निकालने में करना पड़ता है। जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है, जैसे जो जन सासण भाषियो सो मई कहियो सारू, जो पालम सई भाव करी सो तरी पावई पारू। अब क्या बता रहे हैं यहां पर कि जो जीर्ण शासन भाष्यो, जीर्ण का मतलब हो गया जैन। अब जहां पे आपको ये मिला लिखा मिल जाए जैन, तो आपके ध्यान रखना है ये किसकी पंक्ति हो गई, देवसेन की पंक्ति हो गई। ठीक है। जो जीर्ण शासन भाष्यो सो मई कहियो सारू। ठीक है। तो जिन जो है वो जीर्ण, जीर्ण मतलब कि जिन, जिन, जिन तो आपने सुना होगा ना बचपन में, जिन है वो सीरियल्स में आता था पहले, विकराल गबराल, है ना। देखे आपने ये वाला गबराल विकराल गबरू वाला सीरियल, उसमें होता था शायद जिन। तो जिन जो है महावीर स्वामी को कहा गया। किसको कहा गया? महावीर स्वामी। ठीक है। सुना है, देखा है, हाँ। पहले तो बहुत आता था, हम भी बहुत देखते थे विकराल गबराल। ओके। तो महावीर स्वामी को जिन कहा गया है। और जिन मतलब जैन, जैन थे ना ये महावीर स्वामी, जैनों के। तो क्या बता रहे हैं कि जो जिन के उपदेश है ना, जिन के यानी कि महावीर स्वामी के जो उपदेश हैं, जो उनको फॉलो करेगा सही रीति से, जो उनको उनका उन उपदेशों का पालन करेगा, वही क्या करेगा, भव सागर को पार करेगा। ठीक है। वही पार पाएगा भव सागर से, भव सागर पार करेगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो वही बता रहे हैं कि इस संसार से वो पार निकल जाएगा जो महावीर स्वामी के उपदेशों को फॉलो करेगा। ठीक है। किसकी पंक्तियां हैं ये? देवसेन की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देवसेन। और कौन सी रचना से? श्रावकाचार से। कौन सी रचना से? श्रावकाचार से। ओके। तो श्रावकाचार से आपको ये देखना है, मतलब लिख लेना अपने पास, नोट कर लेना इसको। देवसेन की है श्रावकाचार से। आगे चलते हैं। इन्हीं देवसेन ने दब सहाव पयास, जिसको हम कह सकते हैं द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया। अब देखो, इनका जो पहले वाला ग्रंथ था यानी कि श्रावकाचार, श्रावकाचार वो कौन सी भाषा में था? वो किस में था? वो भी दोहों में था। और ये वाला जो है दव सहाव प्रयास, ये भी किस में है? दोहों में। जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा, पीछे से यानी कि मैंने आपको बताया जहां भी पीछे आपको दिखे शुक्ल में, वहां पे समझ लेना है बाद। शुक्ल का पीछे का मतलब बाद होता है। ठीक है। तो यहां पे है जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया। अब जो इनका दव सहाव प्रयास नामक ग्रंथ था, इन्होंने बनाया दोहों में। किसने? देवसेन ने दोहों में लिखा था। अब उस इनके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने ग्रंथ बनाकर पूरा कर दिया, तो माइल धवल ने क्या किया कि मेरे को नहीं पसंद आपने जो लिखा, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसका अनुवाद करूंगा। ठीक है। तो मैं इसका अनुवाद करूंगा, माइल धवल ने कहा, दोहों में था। अब इन्होंने बोला, माइल धवल ने बोला कि देवसेन जी, मुझे तो आपका ग्रंथ, देखो बोला नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा सच में नहीं बोला था। ठीक है। बोला उतना ही है जितना यहां लिखा है। तो ये क्या कहते हैं कि मुझे तो आपका जो आपने दोहों में ग्रंथ बनाया, मुझे नहीं आया पसंद आपका बनाया हुआ ग्रंथ। अब मेरे को मेरे पास दे दो, मैं इसका अनुवाद कर दूंगा। ठीक है। अब मैं इसका अनुवाद कर दूंगा, दूसरी किस में अनुवाद करूंगा? दूसरी भाषा में अनुवाद करूंगा। ओके। तो क्या करा इन्होंने? गाथा में कर दिया उसका अनुवाद। पहले दोहों में था, मतलब उसका छंद चेंज कर दिया। अब दोहा, दोहे और गाथा तो क्या है? छंद है। ठीक है, भाषा नहीं है, छंद है। छंद बदल दिया इन्होंने।
साहित्य की प्रकृति में, अप्राकृत में इसको रूपांतरित कर दिया। ठीक है, मतलब दूसरा छंद इसका चेंज कर दिया इन्होंने। उसके बाद इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुत पंचमी कथा, योगसार, जहसरचर्यु, रणय कुमार चर्यु इत्यादि। ये इनकी सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। पीछे तो यानी कि पीछे मतलब वही बाद में जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं। जैन कवियों की मतलब यहाँ पे पूरा बताया नहीं कि किस किस की, बस जैन कवियों की बात कर रहे हैं। श्रुत पंचमी जैन रचना है, और योगसार, जहसरचर्यु, रणय कुमार चर्यु, ये सारे इनके आपको राइटर भी याद करने होते हैं, वो आगे आ जाएगा अभी। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य का आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। ध्यान देने की बात क्या है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए ज्यादातर किसकी, कौन सी पद्धति प्रयोग की गई? चौपाई और दोहे की पद्धति ग्रहण की गई। जो चरित्र काव्य लिखे जाते थे, किसी के चरित्र को लेकर जो लिखे जाते थे, या फिर आख्यान काव्य जिसमें थोड़ा कहानी टाइप लिखा हो, वो किस में लिखे जाते थे? ज्यादातर चौपाई और दोहे में लिखे जाते थे। चौपाई और दोहा मैंने बताया ना आपको, ये 4 लाइनें आएंगी पहले एक साथ, और उसके बाद थोड़ा स्पेस दिया होगा, फिर 2 लाइनें आएंगी दोहों में, फिर से 4 लाइनें स्पेस दे करके एक साथ, और फिर से स्पेस दे करके 2 लाइनें। राइट, तो ये है चौपाई और दोहा। आगे आता है पुष्पदंत। पुष्पदंत के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। अब पुष्पदंत की 2 रचनाएं दे दी हैं यहाँ पर, एक आदि पुराण और एक उत्तर पुराण, और ये किस में है? चौपाइयों में। कौन से छंद में है? चौपाई है। उसी काल के आसपास का असहचर्यु, यानी कि इसको यशधर चरित्र आप आसान भाषा में बोल सकते हैं। तो उसी काल के आसपास का इनका असहचर्यु यानी कि यशधर चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया है, जैसे विणु धवलेन सयडु की किम हल्लई, विणु जीवेण देहु की चल्लई, विणु जीवेण मुख्य को पावई, तुम्हारसु की अपई आवई। तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैसे ही मैंने इसको पढ़ दिया है, तो टेंशन मत लें इसकी कि इसको याद करना पड़ेगा। यहां पर आए चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में, और छत्र प्रकाश, व्रजविलास, सबल सिंह चौहान के, व्रजविलास नहीं ब्रजविलास है, यहाँ ब की जगह व लिख दिया गया है, तो ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। कौन सी पद्धति? चौपाई दोहे की पद्धति। कहाँ कहाँ मिलती है हमें? मान लो पूछ लिया जाए कि चौपाई दोहे की पद्धति हमें इनमें से कहाँ कहाँ मिलती है, तो आपको ऑप्शंस में याद रखना है कि सूफियों की प्रेम कहानी में मिलती है, तुलसी के रामचरितमानस में भी मिलती है, छत्र प्रकाश में भी मिलती है, ब्रजविलास में भी मिलती है, और सबल सिंह चौहान के महाभारत में भी मिलती है। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है। अब देखते हैं, बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों तक चला आ रहा था, बहुत दिनों से चला आ रहा था। जो बौद्ध धर्म में विकृत होकर, विकृत का मतलब क्या समझते हैं आप? विकृत जो टूट गया हो, खंडित हो गया हो, जिसके टुकड़े हो गए हों, ठीक है, जिसकी शाखाएं अलग हो गई हों। समझ आ रहा है? जिसकी शाखाएं अलग हो गई हों, तो उसको क्या कहेंगे हम? विकृत। तो बौद्ध धर्म विकृत होकर क्या हो गया? वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। वज्रयान संप्रदाय, अब बौद्ध धर्म से ही क्या निकला? वज्रयान संप्रदाय। तो देश के पूर्वी भागों में मैंने आपको बताया था, पूर्वी भाग कौन से? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था, उस भाग से आ रहा था चलता चलता, फिर वो आगे 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 फैल रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच मैंने आपको बताया था, जो बौद्धों से ही निकले हैं सिद्धनाथ भी, तो तांत्रिक इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सिद्ध जो थे वो सिद्धियां करते थे। सिद्धों को तांत्रिक कहा गया, तंत्र मंत्र की पद्धति अपनाते थे।
तो तांत्रिकों के बीच वामाचार, वामाचार क्या होता है? वामाचार भी एक तांत्रिक पद्धति है, ठीक है। वामाचार क्या है? अपनी बुक पे ही लिख लें, वामाचार। वामाचार क्या है? तांत्रिक पद्धति। क्या बता रहे हैं यहां पर कि इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा, बड़े मतलब ऊंचे लेवल पर आ गया। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। कहां से कहां तक फैले हुए थे ये लोग? बिहार से असम तक फैले हुए थे। और क्या कहलाते थे? सिद्ध, वही तांत्रिक जोगी, ठीक है। 84 सिद्धि में हुए हैं जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। 84 सिद्धों का आपको पता ही है, 84 सिद्ध आपको पढ़ने पड़ते हैं। 84 सिद्धों में सिद्धों की संख्या 84 थी, नाथों की संख्या 9 थी। और इसके बाद और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे आगे चलेंगे, जैसे जैसे आगे आएगा बताती जाऊंगी। तो 84 सिद्धि में हुए हैं जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। लोग, हमने देख लिया था ना, शुक्ल कहते हैं कि इन्होंने पढ़ी लिखी जनता को तो बेवकूफ नहीं बना पाई है, पर अनपढ़ जनता को बेवकूफ बना दिया इन्होंने, है ना। तो इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे, कि मतलब शुक्ल बता रहे हैं कि अनपढ़ जनता ज्यादा प्रभावित थी इनकी तरफ, ज्यादा जनता अनपढ़ थी जो आकर्षित थी, पढ़े लिखे लोग ज्यादा आकर्षित नहीं थे। तो बता रहे हैं कि इन तांत्रिक योगियों को लोग क्या समझते थे? अलौकिक शक्ति संपन्न, कि इनके पास तो कोई स्वर्गीय शक्ति है। ये अपने सिद्धि और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। विभूतियां भी देते थे ना, होती है ना वो राख, स्वाद जिसको बोलते हैं। तो राख जो है, धूने की राख जो है, धूने की राख बोलते हैं ना, तो उसका तिलक वगैरह लगाते हैं, जो भी इनका ना विभूति देते हैं। तो ये अपनी सिद्धि और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? आडंबर। लोगों को क्या चाहिए? वही राख का तिलक, है ना। तो इसी चीज के लिए प्रसिद्ध थे, क्योंकि लोग अट्रैक्ट हो रहे थे उनकी तरफ, और लोगों को, लोग समझ रहे थे कि अलौकिक शक्तियां हैं इनके पास, इसलिए ज्यादातर वो क्या हो रहे थे? उनकी तरफ आकर्षित हो रही थी जनता। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। तो राजशेखर की पहले तो याद रखनी है आपको रचना, कर्पूर मंजरी। भैरवानंद के नाम से एक मतलब जो इनकी कर्पूर मंजरी रचना है, उसी में किसी व्यक्ति का जिक्र है, उसका नाम है भैरवानंद। ये एक सिद्ध योगी थे, उनके समावेश का उनका वर्णन मतलब इस ग्रंथ में किया गया। राजशेखर ने अपनी कर्पूर मंजरी में उल्लेख किया है भैरवानंद नाम के सिद्ध योगी का। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ ना कुछ बना रहा, ठीक है। और बिहार के नालंदा और विक्रमशिला, ये आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ना पड़ता है, बिहार का नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा, तब ये तितर बितर हो गए, बहुत से भोट आदि देशों में चले गए। भोट, भोट देश, भोट देश का मतलब तिब्बत, भोट का मतलब तिब्बत। तो भोट आदि देशों को चले गए। 84 सिद्धों के नाम हम कल देखेंगे, ठीक है। अब क्लास टाइम भी हो गया है एंड करने का, और कल की क्लास में, नहीं, कल संडे है, मंडे को मिलते हैं, मंडे की क्लास में यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर सुबह 10 बजे आपको आना है, वहां पर हम आगे पढ़ेंगे 84 सिद्धों के नाम क्या है और आगे क्या है। और ये कंप्लीट करके फिर हम जहां पे भक्ति काल से आगे छोड़ा था वहां जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी आप जरूर बताएं, और अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या परेशानी है तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। टाइम आपका चेंज हो चुका है, तो टाइम का ध्यान रखें। मंडे ट्यूसडे आपकी सुबह 10 बजे की क्लास होगी, और बाकी दिनों में आपकी ऐप पे क्लास होगी। और टाइम है 6 से 7। ममता क्या कह रहे हो? कुछ कहना है आपको तो जल्दी से बोल दीजिए। टॉपिक कंप्लीट कराना पहले, कौन सा वाला?
ये वाला टॉपिक, ये वाला करा देंगे, यही वाला अब थोड़ा सा रह गया, ये तो मंडे को हो जाएगा ना। अच्छा, मंडे को तो मैंने बच्चों को बोला भी है वैसे यूट्यूब पर कि बुक्स की क्लास लूंगी और पेपर सॉल्व करूंगी। 2 प्रकरण है, हाँ 2 प्रकरण मैं कंप्लीट करवा दूंगी, नहीं तो आपका भी कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो कोई बात नहीं, ये वाला प्रकरण कंप्लीट करवा दूंगी मंडे को, यूट्यूब पर ही होगा अब ये कंप्लीट, ठीक है। और उसके बाद अभी देखते हैं कितने दिन चलता है, ये बड़ा है प्रकरण, इसमें कुछ समझाने वाली बातें हैं थोड़ा डीपली। फिर आता है तीसरा प्रकरण, है ना। तो ये वाला प्रकरण कंप्लीट होके देखते हैं तीसरे पर जाते हैं या फिर हम सूफी काव्य पर जाते हैं, या जैसे भी होगा देखेंगे। ठीक है, मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय। अपना बहुत सा ख्याल रखें, वीकेंड को एंजॉय करें पर पढ़ते भी रहें, है ना। टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करें। मिलते हैं मंडे यूट्यूब पर सुबह 10 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।